दोस्तों, अगर आपको डेटा साइंस डोमेन से रिलेटेड इंटरेस्ट है और आप डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको डेटा साइंस से रिलेटेड कंप्लीट रोड मैप देने वाला हूं। जो भी इंफॉर्मेशन दूंगा उसकी एक आपको पीडीएफ बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। एक गारंटी ले सकता हूं, उस वीडियो को देखने के बाद कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डेटा साइंस से अराउंड सभी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर एक पाथ मिल जाने वाला है जिसको आप फॉलो करके डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब, हम लोग आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अब हम लोग समझने वाले हैं डेटा साइंस का कंप्लीट रोड मैप। इस रोड मैप को बनाने से पहले जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने एक चीज यूट्यूब पे कमेंट देखी कि ऑलरेडी काफी सारे वैसे रोड मैप है डेटा साइंस के, बट उनमें एक चीज देखने की कि उनमें ऐसे बताया गया एक वीडियो पे, मान लीजिए कोई टीचर बैठा हुआ है वो एक्सप्लेन कर रहा है, साथ में एडिटिंग की मदद से विजुअल्स आ रहे हैं। बट जब आप उस 20 से 25 मिनट की वीडियो देख लेते हो तो स्टार्टिंग में क्या बताया गया था वो बच्चे के दिमाग से उतरने लगता है कि क्या स्टेप्स थे, तो फिर उसको एक बार पीछे बैक करके देखना पड़ता है। वहीं अगर कहीं पीपीटी सामने खुली हो और उसको लिखा हुआ कोई चीज दिख रहा हो तो साइकोलॉजी के हिसाब से देखें तो कॉमन सेंस ये बनता है कि जब कोई चीज लिखी हुई दिख रही होती है तो उसको ज्यादा इजी लगता है कि हाँ ये स्टेप है। तो उसी तरीके से मैंने इस पीपीटी को डिजाइन किया है कि आपको स्टेप बाय स्टेप पता चलेगा कि स्टेप 1 पे क्या है, स्टेप 2 पे क्या है, स्टेप 3 पे क्या है, जिससे ये आपको पता है कि मुझे पहले क्या करना है। जब वो चीज कंप्लीट हो जाएगी उस पर टिक मार दूंगा, देन आगे स्टेप बढ़ाने। ओके, स्टार्ट करते हैं। डेटा साइंस कंप्लीट रोड मैप है। इससे पहले कहीं आप दूसरा देख के आए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर ये देख रहे हो तो गारंटी की कोई दूसरा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली स्लाइड, व्हाट इज डेटा साइंस। अगर हम लोग किसी भी डोमेन में जा रहे हैं तो हमको पूरी अच्छी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए कि डेटा साइंस एक्चुअल में है क्या। तो वही मैंने पूरी कंप्लीट एक इन्फॉर्मेशन लिख दी है और शुद्ध हिंदी में लिख दी है। डेटा साइंस डोमेन में हम लोग सबसे पहले काफी सारे डेटा कलेक्ट करते हैं। अब देखो, काफी सारा डेटा कलेक्ट करने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं कि आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसके पास ऑलरेडी काफी सारा डेटा हो, जैसे गूगल के पास काफी डेटा है, आपकी फेसबुक के पास काफी डेटा है, माइक्रोसॉफ्ट के पास भी काफी डेटा है, तो आपको वो डेटा भी दिया जाएगा। जरूरी नहीं कि वो सारा डेटा आपको दिया जाए, हो सकता है आपको एक स्पेशल ग्रुप ऑफ पर्सन का डेटा दिया जाए या किसी भी अलग तरीके का डेटा दिया जाए कि इस पे आपको काम करना है। तो बेसिकली काम ये है कि आपको डेटा हो सकता है कलेक्ट भी करना पड़े, हो सकता है पहले से भी मिले। तो डेटा साइंस अगर आप पढ़ रहे हो तो ये समझो कि डेटा के अराउंड ही सारी चीजें होने वाली है। फिर उसमें एनालिसिस हम लोग करते हैं। अब मान लो जो डेटा मिला है उसमें हम लोग को एनालिसिस करना होता है, उसको समझना होता है। पहले तो ये पता हो कि डेटा किस चीज का है, फिर उसके अंदर जब एनालिसिस करते हैं तो उसमें हम लोग को कुछ पैटर्न्स निकालने होते हैं या फिर पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल ले, कोई ऐसा पर्सन है जो सिर्फ कॉमेडी वीडियोस देखता है यूट्यूब पे, तो उसमें हम लोग आराम से पैटर्न देख लेंगे कि ये व्यक्ति शाम के 6 बजे से 7 बजे के बीच में कॉमेडी वीडियो देख रहा है रेगुलर। तो हम लोग उसी को जब दोबारा वो होम पेज खोलेगा तो 6 से 7 के बीच में हम लोग यूट्यूब पे सजेशन दे सकते हैं कॉमेडी वीडियो का। इस तरीके से भी पैटर्न बनते हैं। फिर पैटर्न की हेल्प से हम लोग यूजर के बिहेवियर को समझते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ये चीज आपके यूट्यूब पे होती है, आपके नेटफ्लिक्स पे भी होती है, जीमेल पे भी होती है, यहाँ तक कि आप जो टाइपिंग करते हो गूगल का जो कीबोर्ड होता है उसमें भी होती है। ठीक है, तो खासकर अगर आप नेटफ्लिक्स देख रहे हो तो जिस टाइप की मूवीज देखोगे, जिस टाइम पे देखोगे उसी टाइप का सजेशन आएगा। यूट्यूब पे भी आपने देखा होगा जिस टाइप का आप कंटेंट देखते हो, मान लो आप दिन भर बिजी रहते हो पर सुबह के आप 9 बजे से 10 बजे के बीच में स्पेशल कोई शो देखते हो तो वो उसका सजेशन ऑटोमेटिक आपको दिया जाएगा। हो सकता है उसकी नोटिफिकेशन भी आ जाए, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं भी किया है तब भी ऐसा भी कुछ सिचुएशन में देखने को मिलता है। तो ये सजेशन कैसे आ रहा है, आखिरी में मतलब कोई कंटेंट आपको सजेस्ट हुआ तो किस हिसाब से, वो आपके जो वॉच हिस्ट्री होती है जो आपने देखा और सर्च हिस्ट्री जो होती है जो आपने सर्च किया उसके अकॉर्डिंग डेटा गया, वहां पे एल्गोरिथम ने उससे पैटर्न निकाला और पैटर्न के अकॉर्डिंग उसने कंटेंट का सजेशन दिया। तो नेक्स्ट लाइन पे ये लिखा हुआ है कि कंटेंट सजेशन भी हम लोग करते हैं, यूजर का बिहेवियर भी समझते हैं और फ्यूचर प्रेडिक्शन भी करते हैं कि हम लोग डेटा समझ के कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। जैसे वेदर फोरकास्टिंग होती है कि हम लोग डेटा ऑलरेडी होता है उस पर देख के समझते हैं कि कल कैसा मौसम रहेगा। हो सकता है कि मौसम अच्छा, सूरज निकले, साफ मौसम रहे, हो सकता है बारिश का हो, तो वेदर फोरकास्टिंग भी डेटा के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, मार्केट को समझते हैं, चाहे आपकी वो शेयर मार्केट हो या फिर किसी भी चीज की मार्केट हो, हम लोग डेटा के अकॉर्डिंग उसको समझ सकते हैं कि मार्केट में क्या परिवर्तन आने वाले हैं। और आजकल जो मॉडल्स आ चुके हैं आपके, चैट जीपीटी हो गया, ठीक है, लामा मॉडल हो गया, जितने भी मॉडल हैं इनको ट्रेन करने में भी डेटा का यूज किया जाता है, उसमें भी डेटा एनालिसिस होती है। स्पेशल टाइप का ही डेटा हम लोग देंगे, सब तरीके का डेटा नहीं देंगे, फिर उसमें से पैटर्न वो निकाल के चीजों को सीखता है। तो डेटा के बिना कोई भी मॉडल ट्रेन नहीं होता है, ये जान के चलिए। ठीक है, तो डेटा एनालिसिस उसमें भी यूज होगी। उसके बाद जो आपके पीएचडी स्टूडेंट होते हैं, जो कि आपके मेडिकल साइंस के स्टूडेंट होते हैं, तो प्रोटीन स्ट्रक्चर फाइंड करने में भी यूज किया जाता है डेटा साइंस का और एआई का, दोनों मिलकर काम करते हैं।
अब ये मान के चलिए कि एक प्रोटीन स्ट्रक्चर को समझने में और उसकी संरचना को, नई संरचना फाइंड करने में किसी पीएचडी स्टूडेंट को हो सकता है 1 साल लग जाए, हो सकता है 2 साल लग जाए, सिर्फ एक प्रोटीन स्ट्रक्चर फाइंड करने में। जब से डेटा काफी ज्यादा आ चुका है और साथ में एआई आ चुका है, तो वहीं पर एआई की हेल्प से हम लोग काफी सारे प्रोटीन स्ट्रक्चर नए नए फाइंड कर पा रहे हैं। तो इस फील्ड में भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है। तो जो एआई है वो एक तरीके से पावरफुल बनती ही डेटा की मदद से है, क्योंकि हम लोग पैटर्न्स बनाते हैं एआई में, ठीक है। उसके बाद में सेल्फ ड्राइविंग जो आजकल कार आ रही हैं, बाइक्स आ रही हैं, बाइक्स तो नहीं कार आ रही हैं, उसमें भी आपका डेटा यूज होता है। उसको कोई पर्टिकुलर अगर रोड पे चल रही है तो वहां का सारा डेटा उसके पास होगा, उसके सेंसर्स के थ्रू, उसके कैमरा के थ्रू सारा डेटा दिया गया होगा। लाइक गूगल मैप भी डेटा के अकॉर्डिंग ही चलता है। अराउंड आपको पता नहीं होगा, गूगल टैक्सी और गूगल का जो कैमरा होता है कई कई ऑटोज पे भी लगाया जाता है कि जहां जहां ऑटो जाएंगी वहां के सारे नजदीकी चीजों का कैप्चर कर लिया जाएगा, ठीक है। एट द एंड मेन मकसद ये होता है डेटा साइंस का कि जिस बिजनेस में आप एज अ डेटा साइंटिस्ट जा रहे हो उसकी ग्रोथ होनी चाहिए, ठीक है। चाहे वो किसी भी रिलेटेड हो, गूगल में जाओगे तो गूगल अपने हिसाब से आपको काम देगा, उससे उसके बिजनेस ग्रोथ बढ़ेगी। आप माइक्रोसॉफ्ट में जा रहे हो तो वो अलग चीज होगा, आप किसी फिनटेक कंपनी में जा रहे हो तो वो अलग चीज होगी। बट कुल मिला के डेटा के अकॉर्डिंग बिजनेस ग्रोथ होती है, ये मान के चलिए। और हर फील्ड में, मेडिकल से लगा के, स्पोर्ट्स से लगा के, एंटरटेनमेंट से लगा के, वेदर से लगा के, सब फील्ड में डेटा काम आता है और उस डेटा से पैटर्न निकालना डेटा साइंटिस्ट का काम होता है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट आते हैं, अब हम लोग डेटा साइंस सीखने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो हमारे पास टूल होना चाहिए। तो टूल का मतलब है कि हमको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। चुनाव करने के लिए आपकी बहुत सारी C++, जावा, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, बहुत सारी लैंग्वेज है, पर 2 लैंग्वेज निकाली गई है, पाइथन और आर, ठीक है। अब पाइथन और आर में हमेशा कोई भी चैनल पे जाओ, कोई भी जगह जाओ, कोई भी आर्टिकल पढ़ लो, पाइथन को ही सजेस्ट किया जाएगा फॉर डेटा साइंस, या फिर आपका एआई हो गया, ठीक है, या फिर मशीन लर्निंग हो गई। हर चीज में पाइथन क्यों इतनी आगे है? तो पाइथन सर इसलिए आगे है कि पाइथन के अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी लाइब्रेरीज, इसके अच्छे अच्छे फ्रेमवर्क्स मिल जाएंगे, इसकी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, इस पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कोड लिखा जा चुका है, इसलिए पाइथन बेस्ट है। और पाइथन पे डेटा साइंस अगर सीख रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, कहीं फंसोगे नहीं। तो पाइथन आंख मूंद करके चुन लेना है, ऑप्शन दोनों है पर पाइथन ही आप चुनोगे, ये मान के चलो, ठीक है। पाइथन ले लिया, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या सीखना है? पाइथन के अंदर आपको लाइब्रेरीज सीखनी होंगी, ठीक है। लाइब्रेरी कौन सी? ये 2 प्रकार की लाइब्रेरीज हैं, एक है पांडास, एक है सर आपकी नमपाई। अगर इसका आपको नाम नहीं पता है तो मैं यहाँ पे लिख दूं नमपाई, ठीक है। पांडास और नमपाई 2 प्रकार की लाइब्रेरी होती है डेटा के लिए। इनमें आप डेटा के साथ एनालिसिस करते हो, डेटा पे एल्गोरिथम चलाते हो, डेटा के साथ आप हर चीज करते हो, ठीक है। कोई भी डेटा मान लो आपके पास, उसका कुछ आपको रीनेम करना है, कुछ भी चेंजमेंट करना है, तो सब इस पे डिपेंड करता है। तो ये दोनों आपको बहुत ही अच्छे से सीखनी है। इनके भी ट्यूटोरियल सब आपको आजकल कुछ भी ऐसा नहीं कि आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगा। बस फर्क ये होता है कि कुछ इंग्लिश में है, कुछ हिंदी में है, कुछ आपके समझ में आ रहा है, कुछ आपके समझ में नहीं आ रहा, तो आपको फाइंड करना होगा। बहुत से लोग रिसोर्सेज देते हैं, देने को मैं भी 1000 रिसोर्सेज दे दूंगा, मुझे भी मालूम है, सबको मालूम है, बट उन रिसोर्सेज से सच मानो तो आप नहीं समझ सकते हो। अगर एक्चुअल में कोई चीज सीखनी है, आप खुद गूगल पे जाओ, खुद चैट जीपीटी पे जाओ, खुद यूट्यूब पे जाओ। 3 जगह हैं। सबसे पहले तो मैं बोलूंगा यूट्यूब ही खोल लो और गूगल ही खोल लो, दोनों पे सर्च कर लो, बहुत सारी वीडियोस आएंगी, बहुत सारे फ्री कोर्सेज आएंगे। एक लर्न वन करके वेबसाइट है, उन पे भी काफी सारे कोर्सेज है। यूट्यूब पे भी ऑलरेडी बहुत सारे टीचर्स ने डाल रखा है, सबका देखो, 10-10 मिनट सबको देखो तो पता चल जाएगा कि किसका पढ़ाने का तरीका, किसका कोर्स का करिकुलम स्ट्रक्चर आपको ज्यादा समझ में आ रहा है, और उसी को आपको बस फॉलो करना है। ये भी नहीं होता कि वो एंड टू एंड सब कुछ पढ़ाया होगा, ऐसा नहीं है। किसी से कुछ पढ़ा, किसी से कुछ पढ़ा, जिससे जो अच्छा लगा उससे वो पढ़ लिया। पर आपको पढ़ना क्या क्या है, पहले क्या पढ़ना है, बाद में क्या पढ़ना है, वो इस रोड मैप पे आपको मिल गया, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। आपने पाइथन प्रोग्रामिंग अच्छे से सीख लेनी है। ये नहीं कहना है कि मैं मास्टर जब बन जाऊंगा तभी आगे बढ़ूंगा। पाइथन में आपने वेरिएबल्स, आपका क्या कहते हैं, इफ एल्स, लूप्स, ये सब कॉन्सेप्ट, अच्छे बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो क्लियर होने चाहिए, और थोड़ा बहुत नॉलेज पाइथन की होनी चाहिए एडवांस लेवल पे। उसके बाद आप ये दोनों लाइब्रेरीज को अच्छे से सीखें। देन अब आते हैं मैथ पे। मैथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई कहता है कि नहीं डेटा साइंस के लिए मैथ नहीं, तो समझो वो बिल्कुल अभी कुछ जानता नहीं है। आप ये मान के चलो, जो आपका वेब डेवलपमेंट होता है उसके लिए हम लोग बोल सकते हैं 9th-10th की मैथ वो तो ठीक है, हो जाएगा। डीएसए के लिए भी एक बार बोल सकते हैं कि थोड़ा अपर लेवल हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा मैथ आएगा, आप कर लोगे, हो जाएगा। पर डेटा साइंस के लिए आपको 100% ये टॉपिक अच्छे से आने चाहिए, खासकर पहला वाला टॉपिक स्टैटिस्टिक्स, ठीक है।
स्टैटिस्टिक्स की जो होती है, मैं थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है प्रॉब्लम हो, इस पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इन दोनों पे तो आपको बहुत ही अच्छे से कमांड रखनी है। क्यों रखनी है? इनसे ही पैटर्न बनता है डेटा का। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रायिकता, किसी चीज का अनुमान लगाना, और डेटा साइंस में और क्या ही चीज है, अनुमान ही लगाया जाता है, पैटर्न ही बनाया जाता है कि इसको ये चीज हो सकता है पसंद आए, ये कंटेंट हो सकता है ना आए, तो बिहेवियर के अकॉर्डिंग अनुमान लगाना ही होता है। तो आपका स्टैटिस्टिक्स हो गया और प्रोबेबिलिटी हो गया, इन दोनों पे आपको अच्छे से ध्यान देना है। लीनियर अलजेब्रा भी आपको पढ़ना है और कैलकुलस भी पढ़ना है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे हैं जो मशीन लर्निंग में भी काम आएंगे, एआई के अंदर भी काम आएंगे, साथ में डेटा साइंस के अंदर तो काम आने ही वाले हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि इन टॉपिक्स को ऐसा नहीं कि आपको घोल के बिल्कुल आखिरी तक पीना है, नहीं, आपको एक मेजर ऑफ टाइम 10 से 15 दिन का हर टॉपिक को देना है, ठीक है। मान लो 15 दिन हर टॉपिक को आपने दिया तो बहुत ज्यादा 2 महीने के अंदर ये अच्छे से सीख जाओगे। और इतना टाइम देने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वर्थ इट है, ये आगे चल के हर जगह आपका बैकबोन बन के बनेगा, ठीक है। तो मैथ के अगर ये टॉपिक क्लियर है तो आपको बहुत ईजी चीजें मिलने वाली है आगे चल के। तो ये इनका भी ऑलरेडी बहुत सारे यूट्यूबर्स ने पढ़ा रखा है, बहुत सारी चीजें पढ़ा रखी हैं, जाइए पता करिए। थोड़ा सा जब तक एफर्ट नहीं डालोगे तो कहते नहीं है स्पून फीडिंग भी बेकार होती है। स्पून फीडिंग मतलब हर चीज चम्मच से खिलाना बच्चे को। खुद थोड़ी मेहनत करो, थोड़ी रिसर्च करो, थोड़ा सा हार्डवर्क डालो। आप जिस डोमेन में जा रहे हो वहाँ जिंदगी भर हार्डवर्क डालना है। कोडिंग हो गई, डेवलपमेंट हो गया, डेटा साइंस, ये सब फील्ड में, एआई एमएल में जीवन भर आपको एफर्ट डालने। तो अभी से आप अपनी आदत बनाओ, ठीक है, जाके सर्च करो, ओके। और मैं बता दूं कि पाइथन का कोर्स इस चैनल पे आएगा, इस ईयर के एंड होते होते कंप्लीट पाइथन इस चैनल पे पड़ जाएगा, ठीक है, मैं डाल दूंगा। डेटा विजुअलाइजेशन सीखना है स्टेप 5 पे, ऊपर ध्यान देते रहना, स्टेप बढ़ते जा रहे हैं। पिछले वाले स्टेप पे स्टेप 4 था, इस बार स्टेप 5 पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है कि डेटा आपके पास है, आपने डेटा में कुछ पैटर्न फाइंड कर लिए, और उस डेटा को शोकेस कैसे कर लोगे? कुछ विजुअल्स तो दिखाओगे। विजुअल्स मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग कोई वीडियो देखते हैं, इमेज देखते हैं, उसी तरीके के डेटा के अंदर भी कुछ विजुअल्स तो बनाओगे। तो उसके लिए हो सकता है आप कुछ ग्राफ बनाओ इस तरीके से बढ़ता हुआ, जैसे आप ग्राफ देख रहे हो, ठीक है, या फिर इस तरीके से आप एल वाला जो ग्राफ होता है इस तरीके से देख रहे हो, ठीक है। और बहुत सारे आपके पाई चार्ट्स होते हैं, जैसे इस तरीके से आपने देखा, मान लो मेजर ऑफ पोर्शन, मान लो इतना पोर्शन भी से हमने दिया, 50% इस चीज का है, और इसमें से 2 पार्ट कर दिया तो 25% इस चीज का और 25% इस चीज का। तो ऐसे आपने बहुत सारे चार्ट देखे होंगे, पाई चार्ट होते हैं, ग्राफ चार्ट होते हैं, अनेकों तरीके के चार्ट्स होते हैं जो कि डेटा को शोकेस करते हैं। तो वो कैसे होगा, उसके लिए आपको ये 2 लाइब्रेरी सीखनी है, मैटप्लॉटलिब या फिर सीबॉन्ड। इनमें से एक भी सीख लोगे तो आपका काम लगभग हो जाएगा। नॉलेज थोड़ी थोड़ी ले लेना, पर मैटप्लॉटलिब पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर लोगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करती है, डेटा का जो पैटर्न आपने बनाया उसको शो करने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए चीजें देती हैं। इससे आप चार्ट, पाई चार्ट, ग्राफ ये सब बना सकते हो डेटा का, ठीक है। तो आपको डेटा विजुअलाइजेशन आ गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई। डेटा पे कोई भी चीज करनी है तो उसके लिए आपको 2 लाइब्रेरी बताई, पांडास बताया और नंपाई बताया, वो आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, मैथ तो आनी चाहिए। स्टेप 6 पे अब बेसिक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स आने चाहिए। देखो डेटा साइंस पे जब तक पैटर्न बना लिया उस पे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के बिना कुछ नहीं होना है। तो मशीन लर्निंग पे वैसे तो डेडिकेटेड मैंने एक वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, चाहेगा तो देख लेना। उस पर आपको पता चलेगा कि मशीन लर्निंग अपने आप में ही काफी बड़ा डोमेन है, आप सीख सकते हो पूरा। पर यहाँ पर तो आपको बेसिक एल्गोरिथम जैसे सुपरवाइज लर्निंग हो गया, अनसुपरवाइज लर्निंग हो गया, रीइंफोर्समेंट लर्निंग हो गया, इसके अंदर कुछ अपने अपने टॉपिक होते हैं, रिग्रेशन हो गया, डिसीजन ट्री हो गया, रैंडम फॉरेस्ट हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, इसके अंदर केनन ट्रीज, ये सब टॉपिक आते हैं, थोड़ा थोड़ा इनको पढ़ना होगा। तो बेसिक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स आपको आने ही चाहिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेटाबेसेस। अब हम लोग डेटा के साथ हैंडल कर रहे हैं, अगर हमको डेटाबेसेस नहीं आते तो इंटरव्यू क्रैक नहीं होगा। तो ये आपको सीखना ही पड़ेगा। 2 तरीके के डेटाबेसेस होते हैं, एक एसक्यूएल होता है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, और नो एसक्यूएल होता है। एसक्यूएल के अंदर जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है माइस्क्यूएल। इसको सीख लोगे तो लगभग सभी एसक्यूएल के आपको कमांड आ जाएंगी। और इसके अंदर आता है मोंगोडीबी, ठीक है। तो मोंगोडीबी आपको सीख लेना है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होंगी। तो एसक्यूएल भी पूछा जा सकता है, 90% केस में एसक्यूएल पूछा जाएगा, और नो एसक्यूएल पे भी थोड़ी थोड़ी कमांड होनी ही चाहिए आपको। तो डेटाबेसेस की नॉलेज रखो। उसके बाद में हम लोग आते हैं स्टेप 8 पे। स्टेप 8 पे ये ध्यान दीजिए कि आपको सिर्फ सीखते नहीं रहना कि वीडियो देखते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं। जब तक खुद से कुछ इंप्लीमेंट नहीं करोगे, देन आप ये मान के चलो अभी आपको 50% ही चीजें आती हैं, सिर्फ आपने देख रखा है, वो एक समय बाद भूल जाओगे। जो प्रोजेक्ट बना लेता है उसको जीवन भर के लिए चीजें याद होती चली जाती हैं, सब कॉन्शियसली सेव होती हैं। तो प्रोजेक्ट्स बहुत जरूरी, छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाओ, छोटा छोटा डेटा सेट लो, उसमें से कुछ चीजें फाइंड कर लो,
100 बिल्लियों की फोटो के बीच में कुत्ते की फोटो फाइंड कर लो, एक मजाक की बात है। पर इस तरीके से डेटा सेट मिलेंगे कहाँ? कैगल नाम की वेबसाइट पे जाओ, वहां पे आपको डेटा सेट मिल जाते हैं। बहुत से लोगों ने डेटा डाल रखा है, अच्छे अच्छे डेटा सेट्स हैं, उनको उठाओ, उन पर जो जो अभी तक सीखा है, जितने एल्गोरिथम सीखे हैं, जो जो आपने लाइब्रेरीज के बारे में सीखा है, उनका यूज करके छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाओ, छोटी छोटी चीजें करो। इससे क्या होगा कि आपको सबकॉन्शियसली चीजें समझ में आएंगी, और जब सबकॉन्शियसली चीजें समझ में आती हैं तो आप और ज्यादा फास्ट सीख पाते हो किसी भी चीज को। तो आई होप आप समझ पाए। स्टेप 8 स्टेप 7 तक जो जो सीखा है वो स्टेप 8 पे आपको इंप्लीमेंट करना है। आपको यूट्यूब पे डालो, चाहे चैट जीपीटी से पूछो कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट बताओ डेटा सेट का यूज करके डेटा साइंस के लिए, वो सब बताएगा, स्टेप बाय स्टेप बताएगा, आपको यूज करना है। ठीक है, बिना प्रोजेक्ट के बात नहीं बनेगी, चाहे वेब डेवलपमेंट हो चाहे ये डेटा साइंस हो। उसके बाद स्टेप 9 पे कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो कि डायरेक्टली आपको काम कभी मतलब डायरेक्टली तो ऐसे नहीं पूछी जाएंगे कि बहुत जरूरी है, पर इनडायरेक्टली आपको पूरी तरीके से यूज में आएंगी। जैसे गिट एंड गिटहब, कोई भी कोडर हो, चाहे वेब डेवलपर हो, ऐप डेवलपर हो, उससे ये अनुमान रखा जाता है कि उसको गिट एंड गिटहब आना चाहिए। ठीक है, ये आजकल की सबसे डिमांडिंग चीज है। इसमें होता क्या है कि हम लोग वर्जन कंट्रोलिंग कर पाते हैं, सेम प्रोजेक्ट पे काफी सारे लोग काम कर पाते हैं। यहाँ पर सिर्फ अपने कंप्यूटर में एक गिट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके गिटहब पे कोड को पुश कर पाते हैं। हम लोग किसी भी चीज का ये रख सकते हैं कि कौन सी चीज कमिट की गई है, कौन सी चीज नहीं धोखे से डिलीट हो जाती, वापस आ जाएगी। तो ये सारी चीजें, सारी फैसिलिटी आपको गिट के अंदर, और उसकी वेबसाइट है गिटहब, उसके अंदर मिल जाएगी। तो दोनों का ही मैंने एक डेडिकेटेड कोर्स बना रखा है, वन शॉट कोर्स है 3 घंटे का, उसमें गिट भी पूरी पढ़ा दी, गिटहब भी पूरा पढ़ा दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। उसके बाद में जब चीजों को सीख रहे हो तो मुझे बताओ, अब मैं कुछ भी सीख लूं, पर अगर किसी को मालूम ही नहीं कि इस बंदे को ये चीजें आती हैं, ये बंदा ये है, तो वो मुझको क्यों हायर करेगा? और हायर नहीं करेगा तो चीजों को सीखने का फायदा क्या? तो आपको लिंक्डइन पे जाना है, लिंक्डइन पे बढ़िया से बढ़िया अपनी प्रोफाइल बनानी है और चीजों को अपडेट करना है कि आज मैंने क्या क्या सीखा, अब मैं किस फील्ड की तरफ जा रहा हूँ, मैं किस कोर्स को कर रहा हूँ, मैं किस डोमेन के अंदर हूँ। डेटा साइंस के अंदर हो तो डेटा साइंस से रिलेटेड वहां पे बात करो, लोगों को उसी तरीके से फॉलो करो, अपने ही जो आस पड़ोस के एक तरीके से जिस कॉलेज में हो वहां पे जो अगर कोई डेटा साइंस देख रहा है तो उसको भी फॉलो कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। और बेसिकली ये देखो कि अपनी प्रोफाइल अगर कोई देखता है तो उसकी थीम डेटा साइंस जैसी दिखे, वो एक बार में देख के जान जाए कि हाँ ये डेटा साइंस से रिलेटेड है। कुछ आप एक दो आर्टिकल भी डाल सकते हो, कुछ डिस्कशन डाल सकते हो, इस तरीके से आपको अपनी प्रोफाइल बनानी है। उस पर भी डेडिकेटेड कोर्स बना दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, लिंक्डइन का कंप्लीट कोर्स है, देख लोगे तो वन ऑफ द बेस्ट प्रोफाइल बना लोगे। तो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल एक तरीके से आपका आईना है जो आपको दर्शाती कि आप हो क्या, और जब तक आप उस तरीके से उसको बनाओगे नहीं तो लोग जानेंगे नहीं कि ये बंदा है क्या, करता क्या है। तो पढ़ते रहो, अच्छी चीजें वो आपकी स्किल है, और अपनी स्किल को शोकेस कहाँ करो, लिंक्डइन के ऊपर करो। फिर उसके बाद में आपको एक्सेल की भी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। पूरा एक्सेल घोर के नहीं पीना है, पर एक्सेल इसलिए कि बड़े डेटा सेट में से अगर थोड़ा सा डेटा मैंने निकाल कर उसको कहीं पे स्प्रेडशीट के अंदर देखना है, वहां एक्सेल काम आएगा। तो कहीं ना कहीं एक्सेल का आपका यूज आपकी ये डेटा साइंस वाली पूरी जर्नी के अंदर होने ही वाला है। तो एक्सेल की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आजकल ये बहुत ज्यादा लेटेस्ट एक टूल आया है पावर बीआई, ये भी डेटा से रिलेटेड है। डेटा को शोकेस करने के लिए, डेटा में अलग अलग तरीके के आप कह सकते हो विजुअलाइजेशन के लिए पावर बीआई बहुत ही उत्तम टूल है, काफी ज्यादा डिमांडिंग में है। तो इसको ऐसा नहीं पढ़ना है कि पूरा सीखना है, इसका एक ट्यूटोरियल देख लो कहीं से भी, उसके बारे में बेसिक नॉलेज ले लो। फिर जब आप डेटा साइंस की जर्नी में होगे देन आपको जब काम पड़ेगा तब आप इसके बारे में सीख लेना, पर बेसिक आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये कंप्लीट जर्नी थी डेटा साइंस की, जहां पे स्टार्टिंग एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी, फिर उसकी आपने लाइब्रेरी सीखी, मैथ के कुछ टॉपिक सीखे, देन आपको डेटा विजुअलाइजेशन के लिए कुछ लाइब्रेरीज मैंने सजेस्ट कर दी, उसके बाद में कुछ ये इंपॉर्टेंट मैंने टॉपिक्स बता दिए, इनको आपको सीख लेना है। ये सब सीखने के बाद में फिर अप्लाई करो, जॉब्स को ढूंढो, और जब धीरे धीरे करियर परस्यू करोगे तो एक्सपीरियंस अपने आप आता जाएगा। ये चीजें आपको मार्केट में पूरा मिल तो जाएंगी, पर ऐसे स्ट्रक्चर वाइज मैंने दिए, इससे आपको काफी ज्यादा फायदा होने वाला है कि आपको पता है कि स्टेप 1 से स्टेप 10 में क्या है, वो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो भैया बी कंसिस्टेंट, ये एक ऐसी जर्नी होने वाली जहां पर 10 बार डिमोटिवेट हो गए, 10 बार लगेगा यार नहीं हो रहा है, नहीं सीख पाऊंगा, बट जब 10 बार गिर के जो 11वीं बार खड़ा होता है वही विजेता होता है। ये अमन दत्तरवाल का कोट है, तो कभी उनसे मैंने सीखा था, आज मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। तो कंसिस्टेंट जो रहेगा उसी को ये जर्नी एक तरीके से स्मूथ लगने वाली। अगर आप सोच रहे हो कि आज मैंने कोई चीज सीखी, 2 दिन का गैप लूंगा, फिर तीसरे दिन सीखूंगा, फिर 1 दिन का गैप लूंगा, कभी नहीं सीख पाओगे। एक फ्लो बनता है हर चीज का। अगर आप 3 घंटे भी दे रहे हो डेली तो आप सीख जाओगे, आप 2 घंटे भी डेली दोगे तो सीख जाओगे। बट आप एक दिन 16 घंटे पढ़ लो, दूसरे दिन पढ़ो ही ना, फिर तीसरे दिन पढ़ लो, फिर 2 दिन पढ़ो ही ना, तो नहीं सीख पाओगे। एक मिनिमम टाइम डिसाइड कर लो, चाहे वो 3 घंटे के ले लो, चाहे 4 घंटे के ले लो।
इससे कम इसलिए लेना कि फिर काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा लॉन्ग टर्म पे। तो 3 से 4 घंटे भी अगर डेली देते हो एक एक टॉपिक को सीखने में तो बहुत जल्दी सारी चीजें स्मूथ लगने लगेंगी और कंसिस्टेंट रहोगे तो जर्नी आसान बनेगी। आई होप आपको ये पूरा रोड मैप समझ में आया होगा। मैंने जो चीजें आपको परस्यू करने के लिए बताई वो आप समझ गए कि क्या क्या करना है, और मैं जो चीज पे फोकस कर रहा हूँ कि आपको एक एक पॉइंट पता है वो एक एक पॉइंट लेके चलो। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली, टिक मार दो, लाइब्रेरी सीख ली, टिक मार दो। इस तरीके से जब लेकर चलोगे तब वो चीजें ज्यादा आसान लगेंगी। नहीं, माइंड भी पता सब कुछ होता है पर फिर भी कंफ्यूज में होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हम लोग चीजों को सिंपल नहीं कर पाते, ज्यादा उलझा कर रख देते हैं। तो सिंपल जितना होगा उतना ज्यादा क्लियर होगा, ये मान के चलते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग कोड वीडियो और क्वेश्चन नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। बाकी सारे भी मैंने रोड मैप जितने आप सोच सकते हो सब मैंने बना दिए। प्लेलिस्ट में आपको कंप्लीट एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें सारे रोड मैप आपको मिल जाएंगे। इसी साथ अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। थैंक्स फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।